चलो आज का जो सेशन है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और आज के इस सेशन में हम लोगों को यहाँ पर द लिविंग वर्ड ये स्टार्ट करना है। ओके, क्या चीज? द लिविंग वर्ड ये हम लोगों को यहाँ पर स्टार्ट करना है। अब द लिविंग वर्ड जो है यदि हम देखें तो पहली चीज तो बेटा नेचर में यदि हम देखें तो वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करें तो मिलियन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट या फिर एनिमल्स जो है ये प्रेजेंट। और जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो हमको यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो है वो देखने को मिलेगा। अभी जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स की यदि हम बात करें तो ये जो डाइवर्सिटी है, जो लिविंग वर्ल्ड है, ये कैसे डेवलप हुई? तो बेटा जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, जब हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए ये जो प्लानेट है यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में, प्लैनेट नहीं, यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट होने के बाद फाइनली वहां पे बहुत टाइम के बाद, ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। मीन्स जो ह्यूज ब्लास्ट हुआ वो नियर अबाउट 20 मिलियन ईयर अगो ये हुआ था। उसके बाद फिर फाइनली 4.5 मिलियन ईयर अगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। फिर धीरे धीरे वाटर बॉडीज फॉर्म हुई। वाटर बॉडीज फॉर्म होने के बाद फाइनली क्या हुआ बेटा, वहां पर लास्ट में एक सेल्स, ठीक है, मीन्स फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म जो है ये ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, तो हम इस तरह से बेटा आज जो एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म जो हम देख रहे हैं वो एक सिंगल सेल, जो एक सिंगल सेल, इसी से एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म जो है ये प्रोड्यूस। तो जब हम यहाँ पे इस डाइवर्सिटी का या फिर हम जब टोटल जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की जब हम बात करें, उसका जब हम स्टडी करेंगे तब हमें यहाँ पे पता चलेगा कि जो डाइवर्सिटी है वो कैसे डेवलप हुई। तो डाइवर्सिटी जो डेवलप हुई वो कैसे हुई है? पहली चीज तो एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। साथ ही साथ जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप में जो अडाप्ट कर पाए, मीन्स ड्यू टू द एडाप्टेशन या फिर जो डेवलपमेंट हुआ है एडाप्टेशन। ठीक है, डार्विन की भी बात यदि हम कहें तो उन्होंने भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोगों को समझाया है, जिसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है, एक तो हैबिटेट को लेकर के हम कह सकते हैं या फिर वहां पे जो भी ऑर्गेनिजम्स जो सरवाइव कर रहे हैं या उनका जो फिजियोलॉजी है, ठीक है, उनको लेकर के डे बाय डे एक लाइफ फॉर्म अपने आगे आने वाला बेटर लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे हमको जो है डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को स्टडी करना क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। एक बार मैं आपका सबसे पहले बेटा चैट रिस्पॉन्स देख लेता हूँ। किसी के मैसेजेस बहुत सारे दिखे हैं मुझे। बेटा चैट में आपको यदि नीड हो तो ही मैसेज करो, अदरवाइज नो नीड। ओके, चलो ऐसे कुछ क्वेरी कुछ क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले रिस्पॉन्स करो, ऑडियो और वीडियो प्रॉपर आ रहा है बेटा? बिकॉज मेरा कंप्यूटर स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और जो उस पे ना तो जूम इंस्टॉल हो रहा है नहीं इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, मैंने अल्टरनेटिव सोर्स वहां पे यूज किया हूँ, कैमरा डायरेक्ट कनेक्ट किया हूँ और दूसरे तरीके से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट मुझे मेरे पास डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। चलो सारी चीजें क्लियर है बेटा, ग्रेट। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। फाइनली आज का जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो हम जो स्टडी करते हैं, ठीक है, द लिविंग वर्ड, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या चीज, लिविंग क्या होता है। फर्स्ट हमारे एनसीईआरटी ने ही दिया है, व्हाट इज लिविंग, लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, लिविंग का मीनिंग क्या होता है, ये हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्टडी करें। फिर लिविंग के बाद नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो हम लोगों को स्टडी करना है वो आएगा टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग सिस्टमैटिक्स जो है क्या होती है ये हम समझेंगे। क्या चीज बेटा? एक तो टैक्सोनॉमी मींस डिफरेंट टाइप के जो टैक्सा होते हैं, जो उसका अरेंजमेंट होता है, ऑर्गेनिजम्स को हमने फाइंड किए, उसको आइडेंटिफाई किए, वो सारी चीजें कहाँ पे हम देखेंगे? टैक्सोनॉमी में देखेंगे। और टैक्सोनॉमी के बाद नेक्स्ट आता है क्या चीज? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में जो अरेंजमेंट जो होता है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का किस तरह से किया हुआ है, ये सारी चीजें जो है
वो कहाँ पर आएगा, सिस्टमेटिक्स में आएगा। फिर इसके बाद फाइनली नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे वो हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या चीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है, ठीक है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। और फाइनली लास्ट में हम लोग यहाँ पर टैक्सोनॉमिक एड्स जो होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके, इतना पोर्शन का हम लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करना है। अब ऑलरेडी क्लास बहुत डिले हो गया है हमारा, तो भी कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम पोर्शन आज हो सकता है वो हम करेंगे। कुछ स्लाइड भी थी, कुछ पीपीटी और कुछ एनिमेशन भी है हम लोगों के पास, पर आज के इस लेक्चर में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीजें मैं आप लोगों को जो है डेटा प्रोवाइड करूंगा। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम सारी चीजों को समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखिए बेटा, यदि हम लाइफ की हम बात करते हैं, ठीक है, तो लाइफ जो है ये क्या है, एक यूनिक, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, उससे जो फॉर्म होता है वो होता है बेटा, वो क्या कहलाता है, लाइफ। इसका और भी हम थोड़ा मॉडिफाइड डेफिनेशन समझेंगे, बट इसके पहले हम लोग यहाँ पे जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो आखिरकार क्या प्रॉपर्टी या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये अभी हम लोग देखेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम देखें तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या आएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सारी चीजें हम देखेंगे बेटा, बट यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम सेलुलर स्ट्रक्चर के नाम से समझेंगे, ठीक है। क्या हम देखेंगे यहाँ पर, सेलुलर स्ट्रक्चर। अब ये पार्ट मैंने सबसे पहले क्यों लिया, इसका भी मीनिंग थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन किया था कि जो लाइफ यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सेल है, उसी सेल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ आया है। मींस सेल जो है लाइफ का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस सेल तब जाके ही एक ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। मींस सेल जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो क्या देखेंगे बेटा, सेलुलर स्ट्रक्चर जो है ये हम जानेंगे। सेलुलर स्ट्रक्चर के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को जो स्टडी करना है वो आता है मेटाबॉलिज्म। क्या चीज, मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ है तो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस वहां पे होंगी, और जब सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होंगी तब जाके एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन जब चलेंगे तब जाके वो एनर्जी से मिलेगी, और तब जाके उसमें क्या होगा, उसके बाद उसमें होगी ग्रोथ। वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, ग्रोथ हम स्टडी करने वाले हैं। फाइनली ग्रोथ के बाद फिर जब ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली हर कोई प्रोजेनी अपने नंबर्स को बढ़ाएगा, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या देखेंगे बेटा, रिप्रोडक्शन। और फाइनली लास्ट में हर ऑर्गेनिजम्स में, यदि हम ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, या एक लाइफ में हम बात करें, तो किसी ने हमको थप्पड़ मार भी दिया, क्या होता है, हम रिस्पॉन्स करते हैं, हमें उसके अगेंस्ट उसका एक सेंस है जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे जो है स्टडी करें, इतना पोर्शन जो है हमें स्टडी करना। अब देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द डिफाइनाइट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग, इनमें से कौन सा ऐसा डिफाइनाइट प्रॉपर्टी है जो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और ऑप्शंस वहां पे आपको ये सारे देंगे। तो इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो डिफाइनाइट प्रॉपर्टी होती है, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं होता है, जिसमें से 3 जो है वो डिफाइनाइट प्रॉपर्टी होती है। डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, ये पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया है और बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब डिफाइनेट प्रॉपर्टी लिविंग का कई लोग ये मानते हैं कि लाइफ है, मेटाबॉलिज्म भी होता है, लाइफ है, ग्रोथ भी देखने को मिलती है। तो मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनेट प्रॉपर्टी हो गया, ग्रोथ भी डिफाइनेट प्रॉपर्टी हो गया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि रिप्रोडक्शन भी तो हो रहा है, कॉन्शियसनेस भी है, सेल्स भी है, तो ये हर कोई तो डिफाइनेट प्रॉपर्टी हो गया, बट ऐसा नहीं है।
यदि आप इस वे से जाओगे तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर, ठीक है। तो आज हम लोग यही क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का हम यहाँ पर आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो डिफाइनाइट प्रॉपर्टी होता है और ऐसा कौन सा है जो डिफाइनाइट प्रॉपर्टी नहीं हो। यहाँ तक के उम्मीद करता हूँ सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से ताकि आगे का पार्ट देखें। स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है ना बेटा, आगे बढ़े। चलो किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हो जल्दी से, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम चलेंगे। चलो वेरी ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज, जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो हम समझें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना बेटा और अपना 100% फोकस यहाँ पे रखना। क्योंकि देखिए मैंने पहले कहा हूँ कि ये चैप्टर जो है टोटल थ्योरी पर बेस्ड है और थ्योरी ही है जो यहाँ पे आप लोगों को काम में आने वाली है। और एनसीईआरटी का एक एक लाइन आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पे याद कर लेना है। तो फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज, सेलुलर स्ट्रक्चर। अब सेलुलर स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है किसका, ऑर्गेनिजम्स का। हम जानते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, उसका जो बॉडी जो फॉर्म हो रहा है वो किससे बना हुआ है, सेल से। एक ऑर्गेनिज्म जो है ये किससे बना है, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, नॉट अ सिंगल सेल्स, बहुत सारी सेल से बना हुआ है। मीन्स सेल्स जो है, ठीक है, यदि हम सेल्स की यदि बात करें तो सेल्स जो होता है बेटा ये क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर हो गया किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया। हेलो, मानते हो आप इस बात को, क्या ये सही है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है सेल। तो सेल्स की यदि हम प्रॉपर्टीज देखें तो सेल्स को हम टू टर्म में समझ सकते हैं। एक तो सेल्स जो कि यहाँ पे क्या चीज, बिल्डिंग ब्लॉक्स होगा, और दूसरा सेल का खुद का अपना एक एक्टिविटी भी होता है। तो दो तरीके से हमको यहाँ पे समझना है। एक तो सेल्स जो है यहाँ पे क्या हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स, पहली चीज। सेकंड थिंग यहाँ पे सेल्स का क्या कहेंगे हम लोग, एक्टिविटीज। दो चीजें आएगी बेटा। ऐसा बच्चे की रोने की आवाज आ रही है क्या आपको, प्रॉब्लम कर रहा है, बिकॉज रिकॉर्डिंग में भी जाएगा। इफ यस तो देखना पड़ेगा। नहीं आ रहा है ना, किसी को भी नहीं आ रहा है ना, ठीक है चलो बहुत बहुत। तो अभी देखिए यहाँ पे हम सेल्स का जो स्टडी कर रहे हैं, तो सेल्स की यदि हम बात करें तो देखो बिल्डिंग ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग हम सेल्स को क्या अंडरस्टैंड करेंगे, सेल्स क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम सेल्स को क्या बोलेंगे, सेल्स जो है क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। वेरी गुड। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स मींस क्या हो गया, सेल्स जो है स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। एक्टिविटी के अकॉर्डिंग सेल्स क्या हो गया बेटा, फंक्शनल यूनिट हो गया। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेल्स की। किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए एक सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। हम लोग सेल बायोलॉजी जब स्टडी करेंगे तो वहां पर भी इसी कंसेप्ट पर हम लोग जाएंगे और इस तरह से वहां पर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से एक सेल जो है एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट होता है। तो इस तरह से यदि हम अपने बॉडी में जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो ये डिफाइनेट फीचर होता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। समझे। तो इस तरह से हमारे को एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक डेफिनेशन दे दिया है। क्या बताया बेटा यहाँ पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा बताओ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी is the definite feature of the body is the definite feature of किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पर
ओके, जगह छोटी है तो एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह से सेलुलर स्ट्रक्चर की हम बात करें या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो जितने भी लिविंग बॉडीज है या लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें बेटा ये डिफाइनेट फीचर होता है। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था मैंने, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था बेटा, डिफाइनेट फीचर्स जो 4 या 5 ऑप्शंस मैंने जो दिए थे, उसमें से कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें से बेटा पहले चीज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर स्ट्रक्चर जो है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफाइनेट फीचर होता है। सेकंड पार्ट हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। ये वाला पोर्शन सभी का क्लियर हो गया। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनेट फीचर होता है, यस और नो। तो यस तो है, क्यों? क्योंकि बेटा हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक से सेल्स का एक्टिविटी हो रहा है, सेल्स में एक्टिविटी हो रहा है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, डिफाइनेट फीचर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे आएंगे हम लोग, और नेक्स्ट पार्ट का हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज, मेटाबॉलिज्म। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे जो समझेंगे, क्या देखेंगे बेटा हम लोग, अभी हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को समझ लेते हैं। तो मेटाबॉलिज्म की यदि हम बात करें, तो मेटाबॉलिज्म जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ एक टर्म है, एक ग्रीक लेटर से लिया है, मेटाबॉल। मेटाबॉल का मतलब होता है चेंजेस या फिर कन्वर्सन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप लोग, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक लेटर से लिया हुआ है, कहां से, मेटाबॉल। मेटाबॉल को सिंपल टर्म में हम समझे तो क्या होता है बेटा, कन्वर्सन। कन्वर्सन मींस व्हाट, मेटाबॉलिज्म आपको याद होगा जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी जो हम लोगों ने किए थे, जो बेसिक कंसेप्ट के जो लेक्चर्स लिए थे, उसमें मैंने आपको मेटाबॉलिज्म समझाया था। मेटाबॉलिज्म में हमने क्या समझा था बेटा, कि एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है, जिसके दो टाइप देखे थे, या तो बिल्डिंग अप होगा या फिर ब्रोकन डाउन होगा। मतलब वहां पे कोई कंपोनेंट है ए, अभी आपस में ज्वाइन होकर सी बनेगा, या फिर कोई कंपोनेंट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक्स है जो ब्रेक होने के बाद वाई प्लस जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझा? अरे सिंपल है, छोटे छोटे कंपोनेंट आपस में ज्वाइन हो रहे हैं और इस तरह से एक लार्ज कंपोनेंट बनता है। मींस स्मॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर जब लार्ज कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं बताओ, इसे कहेंगे एनाबॉलिज्म। जब एक कंपोनेंट जो बहुत बड़ा है जब वो ब्रेक हो गया इस तरह से छोटे छोटे कंपोनेंट में, इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे बताओ, कैटाबॉलिज्म। याद आ रहा है? और मेटाबॉल मींस क्या होता है, कन्वर्सन। कोई एक कंपोनेंट अपना उस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। समझे? तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग यदि देखें, तो मेटाबॉलिज्म की यदि हम बात करें, क्या चीज, मेटाबॉलिज्म की हम बात करें, तो ये दो तरीके से हो सकता है, इन विट्रो भी हो रहा है, इन विवो भी हो रहा है। इन विट्रो मतलब एक सेलुलर सिस्टम, जगह है ना मेरे पास, हाँ। इस तरह से हम लोग यदि हम देखें, तो मेटाबॉलिज्म जो है दे कैन अकर, एक तो इन विवो और दूसरा इन विट्रो। विट्रो मतलब होता है एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ठीक है, और विवो मींस एक सेलुलर सिस्टम। सेलुलर सिस्टम की हम बात करें, मीन हमारे सेल्स के अंदर एक सेलुलर सिस्टम में होना है, और दूसरा टेस्ट ट्यूब में भी हो रहा है। हमारी बॉडी में एक सेल है, उस सेल में कंटिन्यूअसली सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होते जा रही है, समझ रहे हैं? हमारे सेल के बाहर आउटसाइड द सेल मींस यदि उस टेस्ट ट्यूब में भी हम केमिकल रिएक्शंस को देखें, क्या हो रहा है क्या, हाँ, वहां पर भी केमिकल रिएक्शन होंगी, बट टेस्ट ट्यूब तो एक नॉन लिविंग थिंग हो गई, समझे? टेस्ट ट्यूब तो एक नॉन लिविंग थिंग हो गई। तो कभी भी देखो डिफाइनेट फीचर कब कंसीडर किया जाता है, डिफाइनेट फीचर तब कंसीडर होता है कि जब कोई भी एक कंसेप्ट जो है वो सिर्फ लिविंग में अप्लाई हो रहा है और नॉन लिविंग में नहीं हो रहा है, तब उसको हम डिफाइनेट कहेंगे। लेकिन यदि दोनों में हो रहा है तो डिफाइनेट हुआ क्या, हेलो, यस और नो?
नहीं। लेकिन बेटा उसके बाद भी यहाँ पर मेटाबॉलिज्म को डिफाइनाइट फीचर कहाँ है? हेलो, क्या ये बात सही है? हाँ, तो अब देखिए बेटा, इन विट्रो में हम टेस्ट ट्यूब में भी कोई केमिकल रिएक्शंस को हम कर रहे हैं, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दैट इज एंजाइम। एंजाइम तो हमारा लिविंग पार्ट हो गया ना, और ये लिविंग सेल्स ही हमारा ये नॉन लिविंग पार्ट में उस रिएक्शंस को करवा रहा है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो ये जो हमारा क्या चीज, मेटाबॉलिज्म जो होता है, ये डिपेंडेंट फीचर होता है लिविंग स्टेट में, बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है वो टोटल ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया? दो लाइन यहाँ पे लिखवा दूंगा मैं आप लोगों को ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया? ऐसा कोई पार्ट किसी को नहीं समझा है तो पूछ सकते हो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो भी। देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पे सेल का डिफाइनेट प्रॉपर्टी क्या होता है वो हम समझ रहे हैं। मींस लिविंग क्या है उस चीज को हम जान रहे हैं। क्या है लिविंग? आपके अकॉर्डिंग लाइफ क्या है? क्या ये जो मार्कर इसमें लाइफ है? नहीं। ये लिविंग हुआ क्या? नहीं। लिविंग तो वो होता है बेटा जिसमें ग्रोथ हो रहा है। लिविंग तो वो होता है जिसमें एनर्जी बन रही है। लिविंग तो वो होगा जिसमें हर चीज, हर सारी चीजें जो दिख रही है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट के एक छोटा सा एक स्टेम को कट करके लेके आया थे, कि वो लिविंग है? हाँ, वो लिविंग है। लेकिन उसी प्लांट का एक वुड को लेके आ जाए जिससे फर्नीचर बना हुआ है, और उसको आपको मिला के यदि बताओ कि बेटा ये क्या लिविंग है? ठीक है, तो वो नहीं है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे ये समझना है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज जो है लाइफ की क्या होती है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ यदि हम देखें तो एक ऐसी कंडीशन जो एक यूनिवर्सल है, जिसकी वजह से लिविंग होने के एग्जिस्टेंस को बता रहा है, जो ओनली लिविंग में होता है बट नॉन लिविंग में नहीं होता है। समझे? थोड़ी देर के बाद बेटा और भी आगे जब हम आगे के पोर्शन पे जब जाएंगे, आपका ये वाला कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको ग्रोथ भी पढ़ना है, रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, तो वहां पे आपका जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डिफाइनेट पिक्चर बेटा मेटाबॉलिज्म होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑल लिविंग थिंग्स में हो रहा है। ये मार्कर नॉन लिविंग थिंग है, क्या इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है क्या? हेलो, नहीं हो रही है। एक मैं वुड का टुकड़ा लेता हूँ, ये मेरे पास है जो माउस है, ये भी तो नॉन लिविंग है। क्या इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है क्या? नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म बेटा डिफाइनेट फीचर होता है। फिर आप लोग नहीं सर ऐसा थोड़ी है, देखो आप टेस्ट ट्यूब पे रिएक्शन करा रहे हैं, वहां तो हो रही है, वो तो नॉन लिविंग है। फिर नहीं, ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन नहीं कहेंगे। टेस्ट ट्यूब में भी भले वो रिएक्शन हो रही है, बट वो रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है बेटा, नॉन लिविंग रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की हेल्प से एंजाइम की हेल्प से रिएक्शन को करवा रहे हैं। समझे? तो ये एक डिफाइनाइट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, हाँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनाइट प्रॉपर्टी है। समझे? क्यों? क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फंक्शनल यूनिट सेल है, और सेल नहीं रहेगा तो लाइफ नहीं रहेगी। लाइफ होने के लिए एटलीस्ट एक सेल होना भी जरूरी है, एक सेल भी नहीं रहा तो लाइफ नहीं रहेगी। तो सेल फंक्शनल यूनिट भी है और फंडामेंटल यूनिट भी, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दोनों भी, क्योंकि एक सेल भी है तो उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसमें ग्रोथ दिखेगी, उसमें ग्रोथ दिखेगी तो उसमें रिप्रोडक्शन दिखेगा, और उसमें रिप्रोडक्शन दिखेगा तो सारी चीजें। तो एटलीस्ट एक सेल भी है तो वो लाइफ है। मींस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनेट फीचर हो गया, सेकंड मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनेट फीचर हो गया। क्लियर हुआ बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, मेरे पास स्लाइड का अभी सोर्स नहीं है, नहीं तो मैं स्लाइड से भी आपको समझाता था। बहुत ट्राई किया मैंने, 45 मिनट तक के मैंने आपको वेट कराया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बट मैंने अपने तरफ से फुल एफर्ट लिया
ताकि वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी वो सॉल्व हो जाए, बट वो रिजॉल्व नहीं हो पाई। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, आज का डे हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट क्लास तो भी होना चाहिए और कुछ कंसेप्ट जो है हमारे परफेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे ट्राई कर रहे थे। फिर कल स्लाइड की हेल्प से, ठीक है, कल सारी स्लाइड की हेल्प से सारा कुछ जो है वो हम देख लेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे जो हम लोग मेटाबॉलिज्म का स्टडी कर रहे हैं, क्या चीज, मेटाबॉलिज्म का जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे, तो मेटाबॉलिज्म जो है ये डिफाइनेट फीचर होता है लिविंग स्टेज का। इसको सिंपल टर्म में क्या लिखेंगे, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनाइट फीचर ऑफ लिविंग स्टेट, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस यदि हम देखें, बट मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, भले मेटाबॉलिज्म एक डिफाइंड फीचर है, बट जरूरी नहीं कि उसे लिविंग में ही हो, उसको हम टेस्ट ट्यूब में भी तो करा पा रहे हैं, समझे। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है यदि इनसाइड द सेल है तब हम उसे डिफाइनेट फीचर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये टर्म जो है आपको ये याद रखना है, क्या चीज, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, occurs inside the cell, occur inside the cell is definite feature। समझ में आ गया। तो ये जो दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे जो आप लोगों को दिया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हेल्प से यदि कुछ भी कंफ्यूजन रहा आपको, तो आपको सारे जो कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सेलुलर नेचर ये भी डिफाइनिंग फीचर हो गया और मेटाबॉलिक रिएक्शंस ये भी डिफाइनिंग फीचर हो गया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट इस पे चले बेटा। ये दोनों भी पार्ट समझ में आ गया, क्लियर हो गया, इसके थोड़ा वीडियो आप लोगों ने। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर लिखते रहना आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट समझेंगे जो है बेटा ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग में हो रहा है और नॉन लिविंग में नहीं हो रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट फीचर हो गया। क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नॉट, नॉन डिपेंडेंट फीचर है? जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, आपके चैट रिस्पॉन्स में थोड़ी देर के बाद देखूंगा जो भी है, किसी का डाउट है तो वो भी मैं क्लियर करवा दूंगा। बट मुझे ये बताओ, ग्रोथ, यदि हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो बेटा ग्रोथ तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, फिर डिफाइनेट फीचर होना चाहिए। नॉन लिविंग में इस मार्कर में ग्रोथ हो रही है क्या? नहीं है। बट लाइफ, एक प्लांट की हम बात करें छोटे बच्चे से जब बड़ा हो रहा है, एक एनिमल या ह्यूमन की बात करें छोटे बच्चे से बड़ा हो रहा है, उसमें हो रहा है। बट इस मार्कर में ये गुड़ का टुकड़ा, ये माउस, ये जो भी नॉन लिविंग थिंग से बात कर ले, ठीक है, उसमें नहीं होता। तो ये तो फिर डिफाइनेट फीचर होना चाहिए। हेलो, बट ये डिफाइनाइट फीचर नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज तो ग्रोथ होती क्या है उसको हम समझें। तो ग्रोथ मीन्स, सिंपल टर्म में हम समझे, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास। ठीक है, क्या जी, ग्रोथ क्या कह सकते हैं बेटा, इरिवर्सिबल, जस्ट वेट बेटा, एक सेकेंड ना। हेलो, हेलो, ओके, सॉरी स्टूडेंट,
तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे? ग्रोथ। तो ग्रोथ ये होता क्या है? तो ग्रोथ मीन्स क्या हो गया बेटा? इरिवर्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें इरिवर्सिबल, ओके, इरिवर्सिबल इंक्रीज, ठीक है, क्या चीज? इन मास, मास इंक्रीज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी की एक बॉडी है मान लो, तो इसमें पहले इतना था, तो बाद में इतना बढ़ जाएगा, तो मास इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ हो सकता है इसमें ये सेल एक थी, तो यहाँ पे सेल्स के नंबर जो है ये भी बढ़ गए। ठीक है, तो मास भी बढ़ रहा है एंड नंबर ऑफ सेल्स ये भी बढ़ रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। अब ग्रोथ जो है यदि हम देखें तो ये दो तरीके से हो सकती है बेटा। ये दो तरीके से कैसे हो सकती है? तो ग्रोथ जो है, एक तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, यहां पर ग्रोथ होगी। और सेकेंड जो ग्रोथ होगी वो होता है एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। क्या चीज? एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, बट मैं इसको आपको बहुत सिंपल तरीके से क्लियरिफाई कर देता हूँ। देखिए बेटा, प्रोटोप्लाज्म मींस एक लिविंग कंपोनेंट होता है जो इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम जानते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो ये क्या हो गया? लिविंग कंपोनेंट हो गया। ठीक है, लिविंग कंपोनेंट है किसका? सेल्स का। तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। साथ ही साथ अपोप्लाज्म यदि हम देखें तो ये होता है बेटा नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। क्या हो गया ये? नॉन लिविंग पार्ट या कंपोनेंट ऑफ द सेल। ठीक है, अब देखिए ग्रोथ दोनों में हो रहा है बेटा, ग्रोथ दोनों में भी हो रही है। अब दोनों में भी कैसे हो रही है? तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस की हम बात करें, ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट की हम बात करते हैं या फिर एक एनिमल की हम बात करें, ये ह्यूमन बींग्स की, तो ये एक छोटा सा बच्चा था, अभी तो छोटा है ना, लेकिन इसके अंदर जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो ये क्या हुआ? ये इस तरह से बड़ा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इनसाइड जो लिविंग कंपोनेंट्स था उसमें ग्रोथ हुआ। अब ग्रोथ कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, जो कि कंटिन्यू प्लांट में भी देखने को मिलेगा और एनिमल में भी देखने को मिलेगा। बट प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ होता है, बट एनिमल में सर्टेन एज तक के होता है। समझे? लेकिन ये तो बेटा लिविंग हो गया, लेकिन नॉन लिविंग में भी तो ग्रोथ होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग सब्सटेंस की हम बात करें, माउंटेन हो गया। तो माउंटेन में जब आगे यहाँ पे यदि मिट्टी के कण या फिर बालू या रेती के कण यदि यहाँ पे आते जाएंगे, तो ये पहले इतना था, फिर रेती के कण जब आते जाएंगे, पार्टिकल सब यहाँ पे आते जाएंगे, तो इस तरह से इसमें ग्रोथ होती जाएंगी, तो लेयर बढ़ते जा रही है। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो गई और लिविंग में भी ग्रोथ हो गई। समझ रहे हो? तो नॉन लिविंग जो होता है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सटर्नल ग्रोथ देखने को मिलती है, और लिविंग जो होता है उसमें इंटरनल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अब मुझे बताओ ग्रोथ क्या डिफाइनेट फीचर हुआ क्या? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, होगा या नहीं? नहीं होगा। ग्रोथ अब डिपेंडेंट फीचर नहीं होगा। अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया बेटा कि ग्रोथ क्या होती है। एक तो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है और दूसरा इंटरनल ग्रोथ होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये इतना मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए कि काम करो, ये वाला स्पेस शॉट लो, मैं थोड़ा सा पार्ट समझा देता हूँ। आज ग्रोथ तक ही हो पाएगा। ठीक है, ग्रोथ को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे जो होगा कल से करते हैं। हो गया बेटा स्पेस शॉट? प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस क्या है ये समझ में आ गया। सेल्स का लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट, पर दोनों में भी ग्रोथ हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक माउंटेन में जैसे ही बाहर से क्या है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, हम कह सकते हैं रेत हो गया, ठीक है, बालू, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मिट्टी है, सॉइल पार्टिकल, उस पर जब एक्युमुलेट होते जाएंगे तो एक्सटर्नल ग्रोथ होते जाएंगे। ठीक है, जैसे पेडोजेनेसिस कहते हैं। पेडोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और उसके बाद एक के बाद एक ऐसे लेयर वहां पे फॉर्म होते जाते हैं, वो आगे करके पढ़ेंगे वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से नॉन लिविंग कंपोनेंट में भी ग्रोथ हो रही है और लिविंग कंपोनेंट में भी ग्रोथ हो रही है।
ठीक है। अब ग्रोथ जो है ये कैसे होती है, कब होती है, क्यों होती है, इसके कुछ कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। तो बेटा ग्रोथ को हम सिंपल टर्म में हम समझे तो जैसे कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मीन ग्रोथ सेल डिवीजन की वजह से, ठीक है। सेल डिवीजन क्या होता है आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सेल डिवीजन होगा तो प्लांट में ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन होगा तो एनिमल में ग्रोथ होगी। और जब सेल डिवीजन हो रहा है तो प्लांट और एनिमल में जो ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे देखो बेटा, एक तो एनाबॉलिज्म होगा, जब एनाबॉलिज्म ज्यादा रहेगा कैटाबॉलिज्म से, एक कंडीशन ये हो सकती है कि हमने देखे थे बेटा, मेटाबॉलिज्म हमने देखे थे तो उसको भी इससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कि एक सेल है तो उसमें मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो ही रही है, तो या तो एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, कैटाबॉलिज्म कम हो रहा है, या तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों इक्विवेलेंट होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि कैटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा होगा, एनाबॉलिज्म बहुत कम होगा। इस रिस्पेक्ट में ग्रोथ पे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है बताओ। जब एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो ग्रोथ पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नो ग्रोथ है, क्या होगा इससे? ऑब्वियसली एनाबॉलिज्म हो रहा मींस बिल्डिंग अप हो रहा है, मॉलिक्यूल बनते जा रहे हैं, बिल्डअप होते जा रहे हैं, बिल्डअप होते जा रहे हैं, ग्रोथ इंक्रीज होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, पॉजिटिव ग्रोथ कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? पॉजिटिव ग्रोथ कहेंगे। जब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इक्वल रहे तो इस टाइम पे क्या होगा, वेरी गुड, इस टाइम पे किसी भी टाइप का ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो गया, नो ग्रोथ। जब कैटाबॉलिज्म ज्यादा रहेगा और एनाबॉलिज्म कम होगा तब क्या होने वाला है, वेरी गुड, इस टाइम पे नेगेटिव ग्रोथ होगा बेटा, नो ग्रोथ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, नेगेटिव ग्रोथ इस टाइम पे होगा। तो इस तरह से बेटा ये हमारा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के रिस्पेक्ट में ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है ये हमें। अब यहाँ पे अगेन देखो कंसेप्ट देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग का जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्लांट और एनिमल को ले लेते हैं, ठीक है। प्लांट में भी ग्रोथ हो रही है और एनिमल में भी ग्रोथ हो रही है, तो प्लांट और एनिमल में जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी, कब होंगी और क्यों होगी, ये कुछ कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, प्लांट में जो ग्रोथ होंगी थ्रू आउट द लाइफ, कंप्लीट, हर टाइम होते रहेंगे, बट एनिमल में एक सर्टेन एज तक के होता है। तो यहाँ पे क्या चीज बेटा, थ्रू आउट लाइफ साइकिल प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट एनिमल में जो होगा अप टू सर्टेन एज तक के ही ग्रोथ होती है। पॉइंट नंबर वन समझ में आ गया बेटा, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट यदि हम देखें यहाँ पर, तो प्लांट में बेटा जो ग्रोथ होती है ये अनलिमिटेड होती है, बट एनिमल में जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, लिमिटेड होगी। समझ रहे हो, प्लांट में अनलिमिटेड हो रहा है बट एनिमल में लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज हम देखें तो प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है उसे क्या कहेंगे, इंडेफिनाइट ग्रोथ कहेंगे, क्या कहेंगे, इंडेफिनाइट ग्रोथ। बट यहाँ पे जो ग्रोथ होगी तो वो कैसे होगा, डिफाइनाइट ग्रोथ होगी। ओके, समझ में आया बेटे ये वाले पॉइंट सारे आप लोगों को, कि प्लांट और एनिमल के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने ग्रोथ को समझे। अब ग्रोथ जो है एक तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में भी होता है। तो एक और कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, छोटी सी जगह में सारे पॉइंट्स कवर कर देना बेटा आप लोगों को, ताकि किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो। ग्रोथ बेटा लिविंग में भी हो रहा है और ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको डिफाइनेट प्रॉपर्टी नहीं कह रहे, क्योंकि दोनों में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब लिविंग में यदि आप देखें तो लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है, इंट्रिंसिक होता है, अंदर साइड होता है, इंटरनल। तो इसे क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल ग्रोथ कहेंगे। बट नॉन लिविंग में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक होता है, या फिर क्या कहेंगे इसे, एक्सटर्नल ग्रोथ कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिविंग है तो अंदर का मास बढ़ेगा, अंदर साइड ग्रोथ हो रहा है, बट ये माउंटेन है तो माउंटेन में क्या होगा बेटा, बाहर साइड ग्रोथ होगी, इस तरह से होने वाली है, समझे। मीन इनसाइड जो ग्रोथ हो रहा है तो सिंथेसिस हो रहा है किस चीज का, प्रोटोप्लाज्म का, जिससे सेल मास जो रहेगा वो इंक्रीज हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इनसाइड में
सिंथेसिस हो रहा है प्रोटोप्लाज्म, जिससे सेल मास जो रहेगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है चलो क्या बता रहा हूँ। लेकिन यही चीज हम यहाँ पे माउंटेन की हम बात करें, ठीक है, तो माउंटेन में ऐसा नहीं हो रहा है, इसके जस्ट अपोजिट है। माउंटेन में जो भी सब्सटेंस है वो ऐड हो रहे हैं, बट वो क्या हो रहे हैं, बाहर के साइड। कौन सा कलर यूज करना है यहाँ पे लिखता हूँ। माउंटेन में क्या हो रहा है बेटा, सब्सटेंस जो है ऐड हो रहे हैं, बट कहां पर, आउटसाइड में हो रहे हैं। समझे, इस तरह से यदि हम ग्रोथ को देखते, तो ग्रोथ जो है इज नॉन डिफाइनाइट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया बेटा। अब क्यों डिफाइनाइट होता है और क्यों नहीं होता है, और कई लोगों को ग्रोथ में देख के बेटा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब वो एक मार्कर या नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन वही हम लिविंग थिंग की बात करते हैं तो वहां पे ग्रोथ हो रही है। समझे, कल इसका एक क्वेश्चन में शेयर करूंगा जो पास्ट ईयर में पूछा हुआ है। तो इस तरह से ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गया बेटा। अब मैं आप लोगों के चैट देख सकता हूँ, ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो गया है, और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को जो भी प्रॉब्लम आई थी हमारी उसका सॉल्यूशन मिल गया होगा। चलो, आपके सिर्फ क्वेश्चंस के ही आंसर दिख रहे हैं, ठीक है, बाकी ऐसा किसी का कुछ भी डाउट्स नहीं दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है आपको ना। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे कि जब हमारे बॉडी से जब ब्रेकडाउन होते जाएगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद सब्सटेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो ब्रेकडाउन होने की वजह से बॉडी मास कम हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ग्रोथ कहेंगे। इसके शॉर्ट ले लो बेटा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया अभी सारी चीजें। चलो, वेरी गुड, ग्रेट। तो फाइनली आज का क्लास तो हमारा यही कंप्लीट करेंगे हम लोग आज, है ना बेटा। असल क्या बोले, नहीं समझा, अच्छे से बताओ। एक्सप्लेन ए सी इज दिस वन, कौन सा, ये वाला। ए, ए का मीनिंग है बेटा एनाबॉलिज्म, सी का मीनिंग होता है कैटाबॉलिज्म। जब एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा और कैटाबॉलिज्म कम होगा, एनाबॉलिज्म ज्यादा मतलब बिल्डिंग अप हो रहा है, ब्रेकडाउन कम हो रहा है, बिल्डिंग अप ज्यादा हो रहा है। तो देखो बेटा, बिल्डिंग अप होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, तो ग्रोथ इंक्रीज हो गया, कैटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा था। लेकिन जब कैटाबॉलिज्म होगा तो टूटते जाएगा, ब्रेक होते जाएगा, ब्रेक होते जाएगा, ब्रेक होते जाएगा, ग्रोथ कम होगी। बस ये कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। एपोप्लाज्म नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है बेटा, वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा है ना, वो तो एकदम सिंपल टर्म में समझने के लिए देखते हैं हमने वो सारी चीजें, ओके। बोलिए, क्लियर हो गया, ठीक है। अथर बेटा, आपका डाउट क्लियर हुआ क्या, रिस्पॉन्स करो। चलो, अथर्व का भी क्लियर हो गया। और किसी की कोई डाउट है बेटा, हो तो रिस्पॉन्स करो। ऑल क्लियर हो गया, चलो वेरी गुड, ग्रेट। चलो, अभी किसी की कोई डाउट नहीं है तो फाइनली आज का क्लास यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद क्लास है ना आपका, इसके बाद क्लास है क्या, नहीं हो तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और क्लास होगा इसके बाद तो फिर। आज वैसे भी आपका स्ट्रेंथ मुझे कम दिख रहा है, कहाँ गया आपका स्ट्रेंथ सारा। अच्छा, केमिस्ट्री है अभी, चलो ठीक है, तो फिर आगे का पोर्शन हम बेटा कल ही है ना हमारा क्लास, तो कल देख लेंगे हम लोग, शेड्यूल में है कल, तो कल कंटिन्यू करते हैं फिर आगे का। अतर बेटा रिप्रोडक्शन पे पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है, थ्री कंसेप्ट देके कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा डिफाइनाइट है और कौन सा नहीं। तो वो वाला पोर्शन हम फाइनली नेक्स्ट इसमें ही हम देखेंगे। नेगेटिव ग्रोथ में ग्रोथ नहीं होगा बेटा, हाँ नेगेटिव ग्रोथ मीन्स कम हो रहा है वहाँ, नेगेटिव ग्रोथ मीन्स ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसा ही है। बट उसको समझने के लिए हमने पॉजिटिव नेगेटिव के रिस्पेक्ट में समझे। नेगेटिव ग्रोथ मीन्स नो ग्रोथ, बट नो नहीं कहेंगे, वो जितना बॉडी मास था ना वो भी खत्म हो गया ना बेटा, तो ग्रोथ कम हो गई, इसलिए उसको हमने नेगेटिव कहा। रैली बेटा, समझ में आ गया, रैली समझा बेटा आपको।
चलो वेरी गुड। तो पॉजिटिव नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है? तो देखो एग्जाम में आपको इतना सारा कंसेप्ट इतना नहीं पूछेंगे। सिंपल टर्म ग्रोथ डिफाइनेड प्रॉपर्टी है या नहीं है वो पूछा जाएगा, या फिर ग्रोथ होती क्या है ये पूछा जाएगा। पर उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को ट्विस्ट करना है तो ये इनमें से किसी भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, समझे। लेकिन आज हमने क्या किया, छोटे से एक पार्ट को लेके एक्चुअल जो नीट लेवल पे जो होता है वो वाला पार्ट मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है, ताकि क्वेश्चन कहीं से कितना भी ट्विस्ट करके पूछ ले तो आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट वाला पोर्शन है, बट मैक्सिमम चीजें इसमें रटने वाली है बेटा। आगे चल के जो एग्जांपल्स आएंगे वो हमको रटना है, वो याद करना है, इसलिए बार बार आप एनसीईआरटी को पढ़ लो। और इसमें से एक या दो क्वेश्चन आता है, दो तो बहुत ही कम, एक ही क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर को बहुत लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, जो कंसेप्ट है वो देखेंगे और डायरेक्टली लर्निंग वाला पार्ट को देखते हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। समझ गए बेटा? ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसा हमारा ये कुछ भी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो फाइनली जो भी पोर्शन है हम नेक्स्ट इसमें देख लेंगे। समझ गया बेटा? प्रहलाद बेटा क्या बोलना चाह रहे हो? ठीक है बेटा, जिसे लीव करना है मीन्स लीव कर लो। जिसके भी जो डाउट है मुझे आप मैसेज कर दो बाद में, उस पर मैं क्लियर करवा दूंगा आपका। ओके, एंड करें फिर आज का क्लास। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।